14 जुलाई 2023 दोपहर के 2:35 इसरो अपनी सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च कर चुका है और इस बार उनका मिशन ही सॉफ्ट लैंडिंग करना होने वाला है। तो चंद्रयान 2 के टाइम उन्होंने कोशिश की थी, मिशन अनफॉर्चुनेटली फेल हो गया था। पर चंद्रयान 3 इस मिशन पे कंट्रोल तरीके से लैंडिंग करने की कोशिश करेगा, इससे उसके लैंडर को कोई डैमेज ना हो। और अगर इसरो इस मिशन को सक्सेसफुली कर पाता है और चंद्रयान 3 के लैंडर के जरिए चांद के साउथ पोल की रिसर्च जल्द से जल्द शुरू हो जाती है, तो भारत वो पहला देश बन सकता है जो उस डेटा से पृथ्वी के बर्थ की रियल स्टोरी प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखा पाएगा। तो अब बात ये आती है, ये सब चंद्रयान करेगा कैसे, और चंद्रयान 3 मिशन में ऐसा क्या है जो ये चंद्रयान 2 से बेटर है। ना समझ लीजिए ये मिशन इंटरेस्टिंग ही नहीं, चैलेंजिंग भी होने वाला है। तो सबसे पहले मून के सरफेस की बात करें। मून के सरफेस पे लैंड करना मार्स के सरफेस से भी ज्यादा मुश्किल है। इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे कि हम जानते हैं पूरी दुनिया में 77 गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी है, इनमें से सक्सेसफुली 11 कंट्री ने ही मून मिशन किया है। बट 3 ही कंट्री ऐसी है, अमेरिका, रशिया एंड चाइना, जो अब तक लूनर सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग कर पाई है। और अगर हम बात करें मार्स की, वो ज्यादा दूर है। मार्स पर जिन 5 कंट्रियों ने मिशन किया है उसमें से 2 कंट्रियों ने उस मिशन को सक्सेसफुली किया है, यानी मार्स पे लैंडिंग परसेंटेज हो गई 40% और मून पर 27%। अब इसके रीजन की बात करते हैं तो देखो, मार्स पे एक एवरेज स्पेसक्राफ्ट को पहुंचाने में 7 महीने लगते हैं। वहीं अगर हम मून की बात करें तो एक स्पेसक्राफ्ट 3 से 4 दिन में पहुंच जाता है। और बाय मिस्टेक मून पे जाते समय उसका पाथ अपने रास्ते से रिफ्लेक्ट होता है तो उसको कंट्रोल करना और उसके पाथ को करेक्ट करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। डिस्टेंस कम है, टाइम कम है, डिफिकल्टी ज्यादा हो जाती है। और इसके अलावा लैंडर में काफी चीजें और प्रॉब्लम क्रिएट करती है। लोकल एटमॉस्फेयर, जैसे कि हम लोग जानते हैं मार्स पे एटमॉस्फेयर है और फ्रिक्शन पैदा करके लैंडर की स्पीड को कम किया जा सकता है। इसलिए मार्स पे लैंडिंग के लिए थ्रस्टर के साथ साथ पैराशूट भी यूज किया जाता है। पर मून पे इस तरह का कोई एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से लैंडर का पूरा लोड थ्रस्टर पे ही आ जाता है, इसलिए थ्रस्टर लैंडिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये एक्स्ट्रा पावर वाले थ्रस्टर मून के सरफेस पे लैंड करने की कोशिश करते हैं। उससे मून की लूज सॉइल उड़कर सेंसर में एंटर होने का खतरा बढ़ जाता है, जो कि मिशन बर्बाद कर सकता है। अब 2019 चंद्रयान 2 को जहां लैंड कराना था वो एरिया था मून का साउथ पोल। अब मून के साउथ पोल पर यहाँ स्पेसिफिकली पूरे मून के कंपैरिजन में ज्यादा माउंटेन है, तो लैंडिंग के लिए एक स्पेसिफिक एरिया चुनकर लैंडर को अर्थ से कंट्रोल करते हुए लैंड करवाना अपने आप में ही काफी डिफिकल्ट मिशन है। अब इन सब प्रॉब्लम को साइड में रखते हुए थ्रू मून के साउथ पोल पे अपना लैंडर लैंड भी करवाता है, फिर भी उसके साथ कम्युनिकेशन टूटने का खतरा भी बना रहेगा। देखिए गाइस, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा लेकिन चांद के सडन पोल पर ऑलमोस्ट 24 घंटे अंधेरा ही रहता है। जब दिन भी होती है तो हॉरिजॉन पे ही सन दिखाई देता है। इसी वजह से क्रीटर एंड माउंटेन के पीछे छुपे कुछ एरिया ने तो मून की स्टार्टिंग से अभी तक सन देखा ही नहीं है। अब ऐसे में लैंडर का सोलर पैनल कैसे काम करेगा, यही कुछ रीजन है। जैसे लैंडिंग साइट डिफ्लेक्ट करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलना, डस्ट से सेंसर खराब होना, मून के साउथ पोल का टेम्परेचर का इशू, कम्युनिकेशन ना होना, इन्हीं रीजन की वजह से मून लैंडिंग फेल हो जाती है। अब बात करते हैं चंद्रयान 3 में ये सब चीजें इसरो कैसे टैकल कर रही है। इसरो ने सॉफ्ट लैंडिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चंद्रयान 3 के लैंडर के लिए एक ऐसा स्पॉट ढूंढा है जहाँ ना कोई माउंटेन से बड़ा सरफेस है और ना ही कोई टेम्परेचर का इशू है। चंद्रयान 3 सबसे पहले 5 बार अर्थ के चक्कर काटेगा और ऑर्बिट रेस करेगा, जिससे इसकी स्पीड एंड एल्टीट्यूड दोनों ही बढ़ेगा। और जब फाइनली से स्पेस थ्रस्ट दिया जाएगा तब ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को एस्केप करके मून तक पहुंचने के मिशन पे ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। उसके बाद जब लैंडिंग का समय आएगा उसके लिए भी इसरो ने एक यूनिक प्लान सोचा है। इसरो डायरेक्टली मून के सरफेस पे लैंड नहीं करेगा, क्योंकि इससे थ्रस्टर काफी ज्यादा डस्ट उड़ा सकते हैं, जिससे सेंसर खराब हो सकता, बल्कि चंद्रयान 3 स्पीड को लैंडिंग से पहले कम करेगा और साथ ही लैंडिंग साइट को फिर से एक बार इंस्पेक्ट करने के लिए उनके अराउंड ऑर्बिट रिड्यूसिंग चक्कर काटेगा। तो अब एक आखिरी प्रॉब्लम की बात करें, विच इज कम्युनिकेशन। उसके लिए चंद्रयान 3 मून के सरफेस की जांच अपने रोवर से करने वाला है, ना कि अपने लैंडर से। और वो अपने लैंडर को धूप में खड़ा रखकर उससे रोवर और अर्थ के बीच सिग्नल पहुंचाने वाला है। इसको इजीली समझने के लिए चंद्रयान 3 आर्किटेक्चर को देखते हैं। अगर चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 को कंपेयर करें तो दोनों में ज्यादा डिफरेंट नहीं है। अगर चंद्रयान 3 की बात करें तो इसका वेट 3900 किलो यानी एक एलिफेंट जितना है। बस फर्क इतना है, चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं है जो पूरे मून को रिवॉल्व करके स्कैन करे, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर ये टास्क हमारे लिए ऑलरेडी कर रहा है। इसलिए चंद्रयान 3 में थोड़े बहुत ही मॉडिफिकेशन किए गए हैं। यही रीजन है कोविड की वजह से हुए ग्लोबल शटडाउन के बाद भी चंद्रयान 3 4 साल में रेडी हो गया। चंद्रयान 3 मिशन में रोवर को उतारने का मकसद एक तो अपनी पावर को शो करना है और सेकंड गोल वहाँ की सॉइल एंड डस्ट को रीड करना, और अगर वहाँ पे वाटर मौजूद है किसी भी फॉर्म में तो उसके बारे में स्टडी करना। फिलहाल इतना समझ लीजिए, अगर चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुली होता है, जो कि हो जाएगा, तो उससे इंडिया वो पहला देश बन सकता है
जो पृथ्वी के क्रिएशन एंड एवोल्यूशन से जुड़ी थ्योरी को प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखा सके। क्योंकि साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग मून के साउथ पोल पे ये देखा गया है कि वहाँ आइस के फॉर्म पे वाटर के मॉलिक्यूल्स काफी ज्यादा है, और ये भी देखा गया है वहाँ भी अर्थ की तरह अनइवन मैग्नेटिक फील्ड है। मोस्टली ऐसा तब होता है जब किसी प्लेनेट के अंदर एक्सट्रीमली हॉट मोल्टन कोर, और अगर हम इस अनइवन मैग्नेटिक फील्ड कॉज का पता लगा पाए तो हम भी ये समझ सकते हैं कि ओरिजिनली मून हमारी पृथ्वी से ही टूटकर बना है। अगर चंद्रयान 3 वहाँ की डिटेल इन्फॉर्मेशन निकाल पाया तो पृथ्वी की हिस्ट्री और काफ़ी मिस्ट्री सॉल्व हो सकती है, और ये सॉल्व करने वाला हमारा देश सबसे पहला देश होगा।